जय हिंद ऑल द ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दोस्तों, हाल ही में COP29 का समिट अजरबैजान बाकू में हो चुका है और यहाँ पे इस पूरे समिट का एक ही डिस्कशन था, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पे वल्नरेबल नेशंस या फिर जो डेवलपिंग नेशंस है उसको यहाँ पे लगभग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। और इस पूरे समिट की बात करें, इसका आउटकम यही निकल के आया है, फैसला ये निकल के आया है कि लगभग प्रतिवर्ष $300 बिलियन की सहायता डेवलप्ड कंट्रीज इन सारे डेवलपिंग नेशंस को देगी कि यहां पे ये कार्बन एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ यहां पे लड़ सके। बस ये जैसा ही रिजल्ट निकल के आया तो जितने भी जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है उन्होंने इस फैसले का सख्त विरोध किया, इंक्लूडिंग भारत। क्यों किया है, क्या है इसका पूरा बैकग्राउंड, सब यहां पे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखो यहां पे क्या है कि भाई आखिर भारत इस फैसले को लेकर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, इंक्लूडिंग यहां पे जो बाकी डेवलपिंग नेशंस है। देखो क्या है दोस्तों कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे यही उम्मीदें सारे डेवलपिंग नेशंस लगा रही थी कि लगभग यहां पे 1.3 ट्रिलियन US डॉलर की सहायता यहां पे डेवलपिंग नेशंस को दी जाएगी, यहां पे ग्लोबल वार्मिंग या फिर ये जो इश्यूज होते क्लाइमेट के रिगार्डिंग उससे लड़ने के लिए। ये एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 2030 तक 1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष दिया जाएगा। बट यहाँ पे इनको बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला जैसे यहाँ पे फैसला लिया गया कि हम लगभग 2035 तक यहाँ पे 300 बिलियन US डॉलर की सहायता देंगे। कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। और जैसे ही दोस्तों फैसला आया तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं इस पूरे आउटकम का। और जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे मदद की बात रखी जा रही है बहुत ही इनसफिशियंट है। देखो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा क्लाइमेट का मामला है, खासकर ये अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाऊं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब 18 सेंचुरी की बात करें तो नॉर्मली हमें यूरोपियन नेशंस में, हमें यूएस में देखने को मिला। जो कार्बन एमिशन आज का बड़ा मुद्दा है, इसका जो अगर आप सोर्स की बात करोगे तो आपको ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही देखने को मिलता है। तो जब डेवलप्ड कंट्री ने जब यहाँ पे कार्बन एमिशन सेंचुरी से यहाँ पे किया हुआ है, अब तो वो डेवलप्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो डेवलपिंग नेशन का यहाँ पे एक तरीके से ब्लेम गेम किया जाता है कि भाई आपको यहाँ पे कार्बन एमिशन रोकना चाहिए। चाइना को, भारत को बोला जाता है, पर आप भी तो कर चुके हो पहले, अब आप हम पे दोष डाल रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे तू मैं वाला पूरा सीन चल रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल जो मदद दी जा रही है ये भी एक तरीके से अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है ना। बड़े डिलेज देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो दोस्तों तो यहाँ पे 2009 में भी फैसला लिया गया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहां पे लगभग प्रति वर्ष 100 बिलियन US डॉलर डेवलपिंग नेशंस को एक तरीके से देंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे कि वो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट का मुद्दा उसके रिगार्डिंग थोड़ा काम करे, है ना। ये भी दोस्तों हमें बहुत ही डिलेज देखने को मिले और तब 2009 में भी सारे डेवलपिंग नेशंस ने इसका विरोध किया था कि भाई इतने कम पैसों से थोड़े ना काम होगा, आपको थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा। अब देखो बात क्या है, देखो ये जो कॉन्फ्रेंस अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको 1992 में देखने को मिला। लगभग 193 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। और कॉप का जो पहला समिट हमें जर्मनी बोन में देखने को मिला था, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखोगे लगभग 200 कंट्रीज हमें बाकू शहर में देखने को मिले, है ना। और यहाँ पे अगर मैं 2009 की बात करूं तो लगभग बोला गया था कि यहाँ पे 100 बिलियन जो US डॉलर है हम इतनी सहायता देंगे जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है। बट वो भी 200 डिले देखने को मिला। और यहां पे अब 2035 का टारगेट रखा गया कि भाई हम आपको 300 बिलियन डॉलर देंगे प्रति वर्ष के हिसाब से। बट यहां पे ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सारे डेवलपिंग नेशन बोल रहे कि हमें लगभग 1.3 ट्रिलियन US डॉलर की यहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए है, तभी जाके हम क्लाइमेट जैसे जो मुद्दा है इसको हम सीरियसली लेंगे। अब तो भाई यहाँ पे बात हो रही है तो भी 300 बिलियन US डॉलर की। अब तो यहाँ पे ट्रंप भी आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी भाई अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने, है कि नहीं। ये तो सीधा अपने स्पीचेस में बोल रहे हैं कि भाई मैं अगर आऊंगा तो मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा किसी को। तो भाई कैसे काम चलेगा, फिर तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो ये डेवलपिंग नेशंस का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अब देखो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो भारत ने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया है, तो भारत ने सीधा बोला है कि भाई ये बिल्कुल अनफेयर है। और यहां पे देखा जाए तो अबिस्मैली पुअर डिसीजन हमें देखने को मिला, मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके से हमें परिस्थिति देखने को मिल रही है कि आप में 300 बिलियन डॉलर का यहाँ पे असिस्टेंस मिल रहा है। क्या दे रहे हो आप, ये एक तरीके से ये पीनट्स के बराबर है।
क्लाइमेट जैसा मुद्दा बहुत ही बड़ा होता है, बट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज को सीरियसली नहीं ले रही है। अब जैसे मैं बात करूं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी इस पूरे समिट में, इनका नाम है चांदनी रैना, है ना। ये दोस्तों एडवाइजर है, खासकर कौन से डिपार्टमेंट के, तो इकोनॉमिक अफेयर्स के। इन्होंने दोस्तों बोला है कि ये जो फैसला है ये बड़ा ही अनफेयर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा पैसों का, और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पे जिम्मेदार है कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करूं, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो उसको शुरू किया था पहले, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाना भारत में थोड़ी ना हुआ था पहले। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो भारत का ये तो हमें विरोध देखने को मिल ही रहा है, बट हमें ग्लोबल लेवल पे भी जितने भी डेवलपिंग नेशंस है वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने जो $300 बिलियन जो ये पैकेज निकाल रहे हैं प्रति वर्ष के हिसाब से 2035 का टारगेट है, ये भी कौन सा पूरा होने वाला है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 2009 में भी सेम चीज हुआ, तब 100 बिलियन का रखा गया था, वो भी दोस्तों डिले पे डिले हो रहा था, तब भी विरोध देखने को मिला। अब 300 बिलियन का किया है। अब भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए 2009 से लेके कितना हो गया, लगभग 15 साल हो गए, है ना। आपने इन्फ्लेशन को भी ध्यान नहीं रखा, 100 का बस आपने ट्रिपल कर दिया, 300 कर दिया। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर बात करूं दोस्तों, तो नाइजीरिया हो गया, बोलीविया हो गया, इन्होंने भी कंसर्न जताया है कि भाई यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बहुत ही हमें डिलेड इंप्लीमेंटेशन हमें इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो COP29 की समिट है, वो खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों, ये यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट को भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। वायलेट की क्या यहाँ पे बात हो रही दोस्तों, अगर आपको याद 2015 में इसको लाया गया था। पेरिस अग्रीमेंट का यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला था कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें यहाँ पे 2 डिग्री से कम ही रखना है, मतलब इसको सस्टेन करके चलना है, लगभग 1.5 डिग्री मान लो। ये पेरिस अग्रीमेंट हमें 2015 में देखने को मिलता है। और अगर डिले चलता रहेगा, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर डेवलपिंग कंट्रीज को पर्याप्त नहीं मिलेगा और डिले भी होता रहेगा, तो भाई ये जो टारगेट पेरिस अग्रीमेंट में रखा गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग का, उससे कम होना चाहिए, तो अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है जब यहाँ पे क्लाइमेट की बात आती है। इसको बड़े आम भाषा में बोला जाता है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। ठीक है, चलो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस पूरे समिट में क्या क्या हमें आउटकम देखने को मिला। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई $300 बिलियन का हमें देखने को मिला, मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा। एक चीज हमें यूनाइटेड किंगडम की देखने को मिलती है। यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि हम लगभग यहाँ पे 1990 वर्ष से लेके 2035 तक हम यहाँ पे दोस्तों 81% हम कार्बन एमिशन को यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो एक तरीके से आप मान लो कि यूके जो अभी काम कर रहा है कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, एक तरीके से अच्छी बात है, बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पे सीखना चाहिए। अब आता है बात की आखिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग पूरा समिट देखने को मिलता है, इसका पूरा नेचर है क्या। देखो, इसकी अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, तो 1990 अगर बात करूं आपका 2 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको यहाँ पे UNFCCC भी बोला जाता है। 1992 में बात करोगे, 1992 में ये दोस्तों ट्रिटी साइन हुआ था लगभग 198 कंट्रीज के बीच में। 198 की बात करो तो मतलब 197 कंट्री, एक यूरोपियन यूनियन, है ना। देखो, इन्होंने खुद ही कार्बन एमिशन करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इतना बढ़ाया और खुद ही क्लाइमेट को यहाँ पे ठीक करने की बात करते। चलो कोई बात नहीं, बट हाँ, इस पूरे कॉप समिट की बात करें तो इसमें सिंपल सा एम है, कार्बन एमिशन को रोकना है। साथ ही साथ यहाँ पे जितना हो सके हमें प्रोग्रेस लाना है कि हम यहाँ पे क्लाइमेट के रिगार्डिंग एक अच्छी पॉलिसी भी ला पाए और सब इसको यहाँ पे आराम से अडेप्ट भी करें। अब देखो, ये जो अगर मैं 2024 की बात करूं, तो ये दोस्तों 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच में हमें अजरबैजान के शहर बाकू में COP29 का समिट हमें देखने को मिला। अगर पूछा जाए कि इस साल का थीम क्या रखा गया था, तो ये था इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। बट ये जो ये $300 बिलियन का बोल रहे हैं, ये इतना दोस्तों काफी नहीं है अगर मैं डेवलपिंग नेशंस के हिसाब से बात करूं। क्या मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, तो भाई ये जो क्लाइमेट का फाइनेंस हो गया है, मिटिगेशन गोल्स का मतलब होता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, कार्बन एमिशन हो गया है, इसको फाइट करने के लिए यहाँ पे मिटिगेशन की बात रखी जाती है। मतलब मिटिगेशन का मतलब यही होता है। और कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे अपना सकते हैं अपने यहाँ पे पृथ्वी को बचाने के लिए, ये सारे मुद्दों के रिगार्डिंग हमें COP29 का समिट देखने को मिला। आई होप दोस्तों आपको बड़े कम समय में ही आपको सारा चीज समझ आ गया है। हमने जो डायनेमिक अप्रोच था वो भी देख लिया, COP29 की शुरुआत कहां से हुई थी, क्या इसका बैकग्राउंड है, सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। भारत आखिर क्यों नाराज है इसमें। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।